हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ममता राठी। डॉक्टर ममताज एजुकेशनल प्लेक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की सीरीज़ में हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ये पहली सीरीज़ है दोस्तों। इसके पहले हमने कॉरपोरेट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट और फिनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को स्टडी किया है। अगर आप उन सारी सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी चैनल पर उन सारी सीरीज़ को आप पढ़ सकते हैं। आज मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस की फर्स्ट सीरीज़ में हम शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चंस के साथ। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग वॉज फर्स्ट कॉइंड इन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पहली बार कब आया था या फिर कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो वो है 1950 में। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। अब ऑप्शन हमें दिए हैं ओनली ए, ओनली बी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो सब्जेक्टिव है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज सब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑप्शनल, कंपल्सरी, लीगली ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी टू सम एंड ऑप्शनल टू अदर्स। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह से काम करती है या फिर वो कैसे है? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टोटली ऑब्लिगेशन, ऑप्शनल। क्योंकि जैसे फिनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में हम देखते हैं कि हमारी बिजनेस की फिनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनल बुक्स बनने कंपलसरी होते हैं, इट्स मैंडेटरी फॉर अस। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो टॉप मैनेजमेंट के लिए बनाई गई अकाउंटिंग सिस्टम है, तो वो पूरी तरह से ऑप्शनल है, स्टैट्यूटरी कोई भी रूल उसके ऊपर दिया गया नहीं है। सो ऑप्शन ए, ऑप्शनल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन बी स्टेटेड एन एक्सटेंशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन अकाउंटिंग के एक्सटेंशन को कहा जाता है, तो उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को दिया गया है। तो हमारे ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी, बोथ बी एंड सी एंड ए बी सी। तो हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेटा होता है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेटा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं हमारी फिनेंशियल अकाउंटिंग के साथ ही साथ हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग से भी हम हमारी डेटा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है वो भी हमें हेल्प करती है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग को प्रिपेयर करने के लिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो एक कॉम्बिनेशन है हमारी सारी अकाउंटिंग सिस्टम का, जिससे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम गैदर करते हैं और पहुंचाते हैं हमारी टॉप मैनेजमेंट को। तो ऑप्शन डी, ए बी सी यानी कि तीनों भी अकाउंटिंग सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एसोसिएटेड विथ प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू इन्वेस्टर्स नीड्स। ऑप्शन दिए हैं हमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए करेक्ट है? अब जैसे कि हम देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो एसोसिएटेड होती है क्योंकि उसमें टॉप मैनेजमेंट को जो अकाउंटिंग डेटा होता है हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, उसका प्रेजेंटेशन किया जाता है। और सेकेंड थिंग जो हमने यहाँ पर दी हुई है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू इन्वेस्टर्स नीड्स, तो ये ऐसा नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ओनली एसोसिएटेड फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ आवर इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलरली फिनेंशियल इंफॉर्मेशन टू आवर टॉप मैनेजर्स। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट ओनली इन कंट्रोल, only in direction, only in planning, direction and control। अब जैसे कि हम देखते हैं मैनेजमेंट के फंक्शन जो होते हैं वो सारे के सारे फंक्शन यहाँ पर दिख रहे हैं हमें, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑल दीज आर द मैनेजमेंट फंक्शंस। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सारे मैनेजमेंट फंक्शंस को ही काम करती है या फिर अकाउंटिंग में लाती है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? डिसीजन अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं ए, बी एंड डी, ए, सी एंड डी, ए, बी एंड सी, एंड ए, बी, सी एंड डी। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब भी हम देखते हैं तो उसमें कुछ टूल्स हमें यूज़ करने होते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो टूल्स है वो है डिसीजन अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नहीं देखते हैं या फिर वो एसोसिएटेड नहीं है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिलेटेड विथ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ऑप्शन हमारे पास है ए एंड बी, बी एंड सी, ए एंड सी, ऑल आर फॉल्स। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है वो रिलेटेड होती है हमारी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के साथ। उसी के साथ साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम चॉइस मेकिंग के लिए भी काम करते हैं, यानी कि प्रॉब्लम जो होता है चॉइस मेकिंग का उसमें भी हम काम करते हैं। सो ऑप्शन सी, ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। अब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो हम फिनेंशियल अकाउंटिंग में देखते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी इज अ स्ट्रक्चर फॉर कॉस्टिंग, अकाउंटिंग, डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट। जैसे कि मैं बताती जा रही हूँ आपको हर क्वेश्चन में कि मैनेजमेंट अकाउंटेंसी जो होती है वो होती है हमारी मैनेजमेंट को हमारा डेटा प्रोवाइड करने के लिए, और मैनेजमेंट ये सारी डेटा को एनालिसिस करके हमारी एक डिसीजन मेकिंग पर आती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी जो है वो मेनली स्ट्रक्चर है हमारी टॉप मैनेजमेंट के लिए, जिसमें हम लोग डिसीजन मेकिंग का काम करेंगे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइंड द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कंसेप्ट किसने लाई थी? जैसे हमें पता है कि जेम्स ब्लिस जो है उन्होंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कंसेप्ट लाई थी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग? इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए फॉल्स है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विथ हिस्टोरिकल इवेंट्स, management accounting is related only with such instances which can be expressed in monetary terms, management accounting is a part of financial management, management accounting information can be disclosed to outsiders। तो हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं या फिर कौन से स्टेटमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में झूठे हैं, ये हमें पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन है ए, बी एंड डी, A, C and D, A, B and C, A, B, C, D। तो हमारा करेक्ट आंसर है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। जैसे कि हमें बताया गया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विथ हिस्टोरिकल इवेंट्स, तो ये करेक्ट नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिलेटेड ओनली विथ सच इंस्टेंसेस विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स, तो ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मॉनिटरी टर्म्स में भी डेटा कलेक्ट किया जाता है और नॉन मॉनिटरी टर्म्स में भी डेटा कलेक्शन होता है, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये तो करेक्ट है क्योंकि फिनेंशियल मैनेजमेंट से भी हम कुछ पार्ट जो है या कुछ डेटा जो है वो गैदर करते हैं हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी डिस्क्लोज्ड टू आउटसाइडर्स, तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारी टॉप मैनेजमेंट के लिए होती है, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विथ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है वो दोनों तरह की इंफॉर्मेशन को से डील करती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हाईलाइट्स स्टाफ रिलेशनशिप विथ टॉप मैनेजमेंट एज वेल एज अदर पर्सनल। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो स्टाफ रिलेशन होती है हमारे टॉप मैनेजमेंट के साथ और अदर पर्सनल के साथ, उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग हाईलाइट करती है, तो ये गलत बात है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो काम करती है हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हमारी टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाने का, और उसका मेन इंटेंशन ही होता है कि हमारी टॉप मैनेजमेंट को हम सारी इन्फॉर्मेशन
प्रोवाइड करें। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिनेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन in such a way as to assist management in the creation of policy and the day-to-day operation of an undertaking। ये इंफॉर्मेशन या फिर ये डेफिनेशन हमें किसने दी है? एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑन प्रोडक्टिविटी, AICPA, रॉबर्ट एंथनी या सब ने मिलकर ये डेफिनेशन दी है? तो हमें पता है कि एंग्लो अमेरिकन काउंसिल जो है प्रोडक्टिविटी का, उसने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ये डेफिनेशन हमें दी है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next question, 3 P's, that is the 3 objectives of analysis and interpretation of financial statements are progress, position and prospects। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है ये हमें बताना है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 3 P's जो है हमारी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में, वो है प्रोग्रेस, पोजीशन एंड प्रोस्पेक्ट्स। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following statements are false? When all figures in a balance sheet are stated as percentage of the total, it is termed as horizontal analysis. When financial statements of several years are analyzed, it is termed as vertical analysis. Vertical analysis is also termed as dynamic analysis। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, both A and B statements are false, both A and C statements are false, both B and C statement are false, और A, B, C all the statements are false। तो हमारे बैलेंस शीट में जो कोई फिगर्स होते हैं और वो अगर परसेंटेज में अगर उसका टोटल दिया गया है तो उसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। साथ ही साथ वर्टिकल एनालिसिस को डायनामिक एनालिसिस कहा जाता है, ये भी फॉल्स है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट विच ऑफ देम आर ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट है? व्हेन रेशियोज ऑफ प्रीवियस ईयर्स आर कंपेयर्ड विथ करंट ईयर्स, दे आर कॉल्ड ट्रेंड रेशियोज। ट्रेंड परसेंटेजेस एंड ट्रेंड रेशियोज आर यूज्ड इन स्टैटिक एनालिसिस। Reliability of financial analysis depends upon the reliability of financial data। ऑप्शन है हमारे बोथ A and B, बोथ A and C, बोथ B and C एंड ABC all। अब इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? अब देखते हैं हम। When ratios of previous years are compared with current years, they are called trend ratios। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ट्रेंड परसेंटेजेस एंड ट्रेंड रेशियोज आर यूज्ड इन स्टैटिक एनालिसिस, ये भी करेक्ट है। रिलायबिलिटी ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस डिपेंड्स अपॉन द रिलायबिलिटी ऑफ फिनेंशियल डेटा, ये भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपैरिजन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हाईलाइट्स द ट्रेंड ऑफ द डैश डैश ऑफ द बिजनेस। अब कंपैरिजन जो होता है हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट का, वो हाईलाइट करता है हमारे ट्रेंड को। तो कौन सी ट्रेंड को वो हाईलाइट करता है? फिनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो हमारी फिनेंशियल पोजीशन को बताते हैं, हमारी बिजनेस ऑपरेशंस में जो परफॉर्मेंस है उसे भी बताते हैं, और उसमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी डिपिक्ट होती है। तो ये जो तीनों भी ऑप्शन है वो करेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिसिस ऑफ एनी फिनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजेस बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ऑल ऑफ द अबव। अब किसी भी फिनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालिसिस होता है उसमें क्या क्या होता है? तो जैसे कि हमें पता है कि फाइनल बुक्स जब हम बनाते हैं तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट भी आती है। तो ये सारे अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स उसमें हम देखते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कॉमन साइज बैलेंस शीट शोज रिलेटिव वैल्यू ऑफ द वेरियस आइटम्स। In the common size income statement, each product is represented as a percentage of the net sales figure. Common size income statements represents the various elements as a percentage of the gross profit। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं both A and B, both A and C, both B and C, A, B, C all। तो अब हम पहले से एसेस कर देते हैं।
कॉमन साइज बैलेंस शीट जो होती है वो रिलेटिव वैल्यू हमारे वेरियस आइटम्स की शो करती है, तो ये करेक्ट आंसर है। इन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट ईच प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द नेट सेल्स फिगर, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट द वेरियस एलिमेंट्स एज अ परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are true? External analysis depends entirely on issued financial statements. Interpretation and analysis both are different. Financial analysis covers interpretation. तो हमारे ऑप्शंस है both A and B, both A and C, both B and C and A, B, C all. तो हमारा जो एक्सटर्नल एनालिसिस होता है वो डिपेंड होता है एंटरली ऑन आवर फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये करेक्ट बात है। इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस जो होते हैं वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि इंटरप्रिटेशन में हम कुछ इंटरप्रेट करते हैं और एनालिसिस में हम समझते हैं। एंड फिनेंशियल एनालिसिस जो होता है वो कवर करता है इंटरप्रिटेशन की टर्म को। सो तीनों भी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्निक्स, टूल्स or methods of analysis and interpretation of financial statements? इनमें से कौन से फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के टूल्स या मेथड्स या टेक्निक की तरह काम करते हैं? रेशो एनालिसिस, एवरेज एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, ऑल ऑफ द अबव। अब फिनेंशियल स्टेटमेंट के ये सभी जो है वो टूल्स है या टेक्निक्स है या मेथड के नाम से हम इन्हें जानते हैं। रेशो एनालिसिस आता है, एवरेज एनालिसिस भी है उसमें और ट्रेंड एनालिसिस भी आता है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next question, interpretation of accounts is the art and science of translating the figures to know financial strengths and weaknesses of a business, to know the causes for the prevailing performance of business, all of the above. अब अकाउंटिंग का जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो अकाउंटिंग का इंटरप्रिटेशन करना उसमें ये सारी चीज़ें आती है, जैसे कि जो हमारे फिगर्स है उन फिगर्स को हमें ट्रांसलेट करके लेना होता है, तो उसमें आर्ट भी है, साइंस भी है। हमारी फिनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जो होती है बिजनेस की वो हमें पता चलती है इंटरप्रिटेशन में, और हमें कॉजेस भी पता चलते हैं हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस को लेकर। सो ऑल दीज आर करेक्ट आंसर्स, सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। Next, the term financial statement covers profit and loss statement, balance sheet and profit and loss, statement appropriation account, profit and loss statement and balance sheet, all of above are false. फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या कवर होता है, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आता है और बैलेंस शीट आती है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the form of balance sheet is vertical, horizontal, horizontal and vertical, horizontal और vertical। तो हमारी बैलेंस शीट जो है वो हम जनरली वर्टिकल फॉर्म में बनाते हैं, लेकिन वो हमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी बनाना आता है, यानी कि उसका जो फॉर्मेट है वो दोनों में है, वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द टर्म करंट एसेट डजंट कवर कार, डेटार्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब हमारे जो करंट एसेट्स होते हैं उनमें कौन सी चीज़ नहीं आती है, तो हमारी जो कार है, जो व्हीकल है, वो हमारा करंट एसेट नहीं होगा, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ इनकम, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स, ऑल ऑफ द अबव। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ इनकम के नाम से जाना जाता है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स? फिनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ समरी ऑफ अकाउंट्स, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी स्टेटेड एज रिकॉर्डेड फैक्ट्स। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए, ओनली बी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। अब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो हमें समरी देते हैं हमारे सारे अकाउंट्स की, यानी हमारे जो अकाउंट्स होते हैं उन सारे अकाउंट्स की समरी हमें फिनेंशियल स्टेटमेंट में देखने मिलती है, और फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो स्टेट करते हैं हमारी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को, रिकॉर्डेड फैक्ट्स को, सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट,
द स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैलेंस शीट आर सिनोनिम। अब हमारी फिनेंशियल पोजीशन का जो स्टेटमेंट है और बैलेंस शीट जो है वो सिनोनिम्स के तरह यूज़ किए जाते हैं। तो ये करेक्ट है क्योंकि फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो भी बैलेंस शीट में ही आ जाते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शेड्यूल्स अटैच्ड विद द बैलेंस शीट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन ए ट्रू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ओनली इंटीरियम रिपोर्ट, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज एनुअल रिपोर्ट्स, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हिस्टोरिक। ऑप्शन है हमारे बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी, बोथ बी एंड सी, ए बी सी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी एंड सी। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो एनुअल रिकॉर्ड्स की तरह जाने जाते हैं और फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो हिस्टोरिक होते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सर्टेन अजम्पशंस आर इसेंशियल टू प्रिपेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए कुछ अजम्पशंस जो है वो ज़रूरी होते हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली फिजिबल पर्पज ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एसेट मैक्सिमाइजेशन। फिनेंशियल मैनेजमेंट हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा एक जो मेन पर्पस होता है वो पर्पस को हम कंप्लीट कर सके, तो वो होता है हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए हम फिनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनेंशियल मैनेजमेंट प्रोसेस डील्स विथ इन्वेस्टमेंट्स, फिनांसिंग डिसीजंस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। अब जैसे कि फिनेंशियल मैनेजमेंट है तो इसमें इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगे, इसमें फिनेंशियल डिसीजंस भी आएंगे। तो मेनली हमारा जो फिनेंशियल मैनेजमेंट काम करता है वो काम करता है हमारी फिनांस के ऊपर, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या फिनांस है और फिनांस कैसे यूज़ करनी है, उसे यूटिलाइज कैसे करना है उसके ऊपर। तो हमारे फिनांस रिगार्डिंग जो कोई डिसीजंस होते हैं वो हमारी फिनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू होते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, फिनेंशियल डिसीजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंसी कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ बाइंडिंग, मॉनिटरिंग, अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रक्चर कॉस्ट, ऑल ऑफ द अबव। एजेंसी कॉस्ट में बाइंडिंग भी आता है, मॉनिटरिंग भी आता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड स्ट्रक्चर कॉस्ट भी आती है। तो ये सारे करेक्ट है। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, फिनांस फंक्शन कंप्राइजेस सेफ कस्टडी ऑफ फंड्स ओनली, एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स ओनली, प्रोक्योरमेंट ऑफ फिनांस ओनली एंड प्रोक्योरमेंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ फंड्स। फिनांस फंक्शन में कौन सी चीज़ें आती है? तो फिनांस फंक्शन में इफेक्टिव यूज ऑफ फंड्स आता है, उसी के साथ साथ प्रोक्योरमेंट भी आता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन टेक्स इनटू अकाउंट अमाउंट ऑफ रिटर्न्स एक्सपेक्टेड, टाइमिंग ऑफ एंटिसिपेटेड रिटर्न्स, रिस्क एसोसिएटेड विथ अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स, ऑल ऑफ द अबव। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव्स कब आता है या फिर उसमें कौन सी चीज़ें आती हैं? तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए हमें जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है उसके अमाउंट को देखना ज़रूरी हो जाता है, एंटिसिपेटेड रिटर्न्स के टाइमिंग के बारे में सोचना भी ज़रूरी होता है, और जो अनसर्टेनिटी आने वाली है उसमें जो रिस्क एसोसिएटेड है रिटर्न्स के बारे में तो उसे भी जानना ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स में देखने मिलेगी। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Next question, financial management mainly focuses on effective management of every business, brand dimension, arrangement of funds, all elements of acquiring and using means of financial resources for financial activities। अब फिनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो मेनली किस चीज़ पर फोकस करती है? तो फिनेंशियल मैनेजमेंट सभी एलिमेंट्स पर फोकस करती हैं जिसमें एक्वायर करना या फिर यूज़ करना हमारी फिनेंशियल रिसोर्सेज को, हमारी फिनेंशियल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए आता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द कंसेप्ट ऑफ रेशो इज डिफाइंड
in respected to the items shown in the financial statements, it is termed as accounting ratio, financial ratio, costing ratio, none of the above. अब रेशो की जब कंसेप्ट डिफाइन की गई थी और हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो आइटम्स दिए थे रिस्पेक्टिवली उसके साथ जब वो ये रेशो की टर्म कंसेप्ट या फिर रिलेटेड की गई थी तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो वो होती है हमारी अकाउंटिंग रेशो. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डेफिनेशन. द टर्म अकाउंटिंग रेशो इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप which exist between figures shown in the balance sheet, in the profit and loss account, in a budgetary control system, and or in any part of the accounting organization. अब रेशो एनालिसिस की या फिर रेशो की जो डेफिनेशन है जो यहाँ पर दी हुई है ये हमें किसने दी है, तो रेशो की ये जो डेफिनेशन दी है वो हमें जे बेट्टी ने दी है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अवर फर्स्ट सीरीज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. अगर आप मेरी बाकी भी सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके साथ साथ आपके दोस्तों को और आपके पहचान वाले नीडी स्टूडेंट्स तक मेरी ये सारी सीरीज़ को पहुंचाइए ताकि सभी को इन सीरीज़ का बेनिफिट हो जाए. दोस्तों, इन सीरीज़ को अच्छे से पढ़िए क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो एग्ज़ाम्स होगी वो सारी एमसीक्यू टाइप में होने वाली है. हमारी एग्ज़ाम का पैटर्न बदल चुका है, तो आप सभी को एग्ज़ाम फेस करने के लिए तकलीफ़ ना हो और सारा मटेरियल आपके साथ रहे, आपके पास रहे, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आप तक ला रही हूँ और आपके लिए ये सारी सीरीज़ मैं बना रही हूँ. तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में कमेंट्स भी कीजिए. हम मिलेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की दूसरी सीरीज़ में बहुत जल्द. तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए. थैंक यू.